दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी जीव विज्ञान के एक नए अध्याय कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के अंतर्गत कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल का जो चैप्टर है वो लेकर के प्रस्तुत हैं। कोशिका चक्र क्या है, इसको समझना है। उससे पहले हमको समझना है कि कोशिकाएं क्या होती हैं। आप पिछले चैप्टर या पिछले पाठ में या पिछली कक्षाओं में आपने कोशिका के बारे में जरूर पढ़ा और सुना होगा और उसकी संरचना भी लगभग आपको पता ही होगी कि कोशिका में बाहर के आवरण यानी बाह्य आवरण के रूप में कोशिका भित्ति या कोशिका भित्ति के साथ साथ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। लेकिन कोशिका भित्ति आप देखें तो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। तो बाह्य आवरण के रूप में दो ही चीजें होती हैं, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। इसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं और कोशिकांग में से जो प्रमुख है, जो कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जिनमें से डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन जैसी कुछ विशेष संरचनाएं। तो ये सभी संरचनाएं जो होती हैं ये सभी मिल करके एक कोशिका का निर्माण करती हैं। लेकिन आज हमको समझना क्या है, कोशिका चक्र। तो जिस प्रकार से किसी भी प्राणी, किसी भी जीव का एक जीवन चक्र होता है, अर्थात उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, इसी प्रकार से कोशिकाएं भी जन्म लेती हैं और वह भी मृत्यु को प्राप्त होती हैं, साथ में वह भी विभाजन करके नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। तो हम ये समझें कि यदि एक कोशिका जब से वो जन्म लेती है तब से लेकर के और जब तक वो विभाजन नहीं कर लेती है तो वहां तक की जो अवस्था होती है वह कोशिका चक्र के रूप में माना जाता है। अर्थात कोशिका चक्र का सीधा अर्थ यदि हम समझें तो इसका क्या मतलब होता है कि किसी भी कोशिका के जीवन काल में एक विभाजन से लेकर के और दूसरे विभाजन, पुनः एक विभाजन हुआ और वहां से घूमकर जब दूसरा विभाजन होता है तो उस दोनों विभाजनों के बीच की जो अवस्था होती है, जो बीच की स्थिति होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका चक्र या सेल साइकिल कहते हैं। कोई भी जो कोशिका होती है तो वह कोशिका चक्र में, यानी कोई भी कोशिका है उसका जो कोशिका चक्र होता है, उसका जो जीवन चक्र होता है, उस जीवन चक्र में दो अवस्थाएं प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। वो अवस्थाएं कौन कौन सी है? एक होती है अंतरावस्था और दूसरी होती है विभाजन अवस्था। अंतरावस्था जिसको हम इंटरफेज के नाम से जानते हैं और दूसरी जो विभाजन अवस्था होती है जिसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज के नाम से जानते हैं अथवा उसी को हम एम फेज के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से किसी भी कोशिका के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं प्रमुख रूप से आती हैं, अंतरावस्था और विभाजन अवस्था। तो आइए इस अंतरावस्था और विभाजन अवस्था को थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको फिगर बहुत स्पष्ट तरीके से दिखता होगा। ये एक पूरी कोशिका का लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र उसका बना हुआ है, सेल साइकिल बना हुआ है। इसमें आपको विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। इसमें देखिए इस सेल साइकिल में 4 अवस्थाएं आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुख्य रूप से यदि देखें तो ये 2 ही अवस्थाएं हैं। चलिए थोड़ा समझते हैं इस फिगर के माध्यम से। यहाँ पर ये जो अवस्था पूरा जो समय ले रही है इसको हम कहेंगे इंटरफेज यानी अंतरावस्था है। ये अंतरावस्था है, यहाँ भी अंतरावस्था है और यहाँ भी अंतरावस्था है। अर्थात जो अंतरावस्था होती है वो बहुत ज्यादा होती है। पूरे उस जीवन चक्र में अधिकांश जो भाग होता है वो अंतरावस्था। अंतरावस्था कहां से? यदि एक विभाजन से देखें तो यहां से स्टार्ट होती है तो पूरा घूम करके और आप यहां आइए G2 फेज में लास्ट, तो ये पूरा क्या है? ये इंटरफेज है यानी अंतरावस्था है। आपको लिखा भी है, यहां भी अंतरावस्था, यहां भी अंतरावस्था और यहां भी अंतरावस्था। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि जो अंतरावस्था होती पूरे जीवन चक्र का अधिकांश भाग होती है। शेष जो विभाजन अवस्था होती है वह बहुत कम समय तक के लिए होती है। जैसे एक मनुष्य की कोशिका की यदि हम बात करें तो एक मनुष्य की कोशिका की जो लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र यानी कोशिका का जो सेल साइकिल होता है वो 24 घंटे का होता है और उस 24 घंटे में यदि हम देखें तो 23 घंटा इंटरफेज होती है यानी अंतरावस्था होती है। केवल 1 घंटे विभाजन की अवस्था होती है। तो ये जो पूरा जो समय है अधिकांश यानी 95% जो होता है वो लगभग अंतरावस्था का होता है।
यानी अंतरावस्था 90 टू 95 हम मान लें, या 95% जो टाइम होता है वो काहे के लिए होता है? अंतर अवस्था के लिए होता है। अब इस अंतरावस्था की कुछ उप अवस्थाएं हैं, कुछ और भी इसकी सब फेज है, यानी कि इसमें भी उप अवस्थाएं हैं। तो अंतरावस्था में देखें तो 3 उप अवस्थाएं हैं, G1, S और G2। ये समझिए इनमें क्या होता है, इन अवस्थाओं में होता क्या है एक्चुअली में। G1 जो फेज होती है, G1 जो अवस्था होती है, जो इंटरफेज की प्रथम अवस्था है और विभाजन की पहली अवस्था है। तो इसमें होता क्या है, इसमें कोशिका जो होती है उपापचयी रूप से एकदम सक्रिय हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। यानी मेटाबॉलिक जो क्रियाएं हैं, यानी उपापचय की जो क्रियाएं हैं, इस अवस्था में G1 फेज में तीव्र हो जाती हैं, ज्यादा तेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से कोशिका में 2 प्रकार के परिवर्तन आएंगे। एक परिवर्तन होगा क्या, वो वृद्धि करेगी और जीव द्रव्य का संग्रह करती है, यानी जीव द्रव्य का संग्रह करती है और तभी जाकर के इसके अंदर वृद्धि होती है, यानी आकार में बढ़ती है, संख्या में नहीं बढ़ेगी, केवल आकार में कोशिका क्या करती है, बढ़ती है और भोज्य पदार्थों का क्या करती है, संग्रह करती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ जीवन जो फेज होती है एक प्रकार से तैयारी की अवस्था है। वैसे तो हम ये कहें कि जो इंटरफेज है वह विभाजन की तैयारी की ही अवस्था होती है पूरी पूरी, लेकिन तैयारी की शुरुआत कहां से होती है, जीवन फेज से होती है। तो जीवन फेज जो होती है इसमें क्या होता है, कोई भी कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय हो जाएगी और वह जीव द्रव्य का संग्रह ज्यादा करने लगती है, जिसकी वजह से उसके आकार में वृद्धि होने लगती है। ये तो होती है जीवन फेज। ठीक है, इसमें पूरे कोशिका का जो सेल साइकिल होता है उसका लगभग 40 से 50% का समय लगता है। इस जीवन फेज को हम पश्चसूत्री अंतरकाल अवस्था कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, पश्चसूत्री अंतरकाल अवस्था। एनसीईआरटी की जो भाषा है उसमें इसको पश्चसूत्री अंतरकाल अवस्था कहेंगे। ठीक है, दूसरी जो अवस्था आती है जीवन के बाद, उसको हम कहते हैं इंटरफेज की दूसरी अवस्था, यानी एस अवस्था। इस अवस्था का एक दूसरा नाम है संश्लेषण अवस्था। यानी इसमें क्या हो रहा है, कुछ विशेष पदार्थों का क्या हो रहा है, संश्लेषण हो रहा है। वो कौन से पदार्थ हैं अभी बात होगी उसकी। ठीक है, तो ये जो अवस्था है इसमें क्या हो रहा है, मुख्य रूप से यदि देखें तो डीएनए का संश्लेषण, डीएनए डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, इन दोनों का संश्लेषण के साथ साथ डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए के प्रतिकृतिकरण होता है। तो जब डीएनए की प्रतिकृतिकरण होगी तो डीएनए की संख्या, उनकी मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, परंतु आपको ध्यान रखना है गुणसूत्र की जो संख्या है यथावत रहेगी। इस बात को ध्यान में रखना है कि जो एस अवस्था होती है इसको संश्लेषणात्मक अवस्था कहते हैं, अर्थात इसमें संश्लेषण की क्रियाएं चलती हैं। इसमें संश्लेषण 2 मुख्य चीजों का होता है, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए के संश्लेषण के साथ इसका प्रतिकृतिकरण भी होता है, रिप्लिकेशन होता है, लेकिन गुणसूत्र की संख्या यथावत रहती है। गुणसूत्र की संख्या वही रहेगी जितनी थी। तो इस कुल मिलाकर के यहां पर जो आपकी यस फेज होती है, इस एस फेज में संश्लेषण की क्रिया चलती है। एक चीज इसमें और होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो है तारक केंद्र। ठीक है ना, यानी जो सेंट्रियोल होता है उसका भी प्रतिकृतिकरण होता है। लेकिन जो डीएनए का प्रतिकृतिकरण कहां होता है, केंद्रक में हुआ। और जो ये सेंट्रियोल होता है, यानी तारक केंद्र होता है, वह कोशिका द्रव्य में उपस्थित है। तो कोशिका द्रव्य में जो सेंट्रियोल होता है उसका प्रतिकृतिकरण हुआ और केंद्रक में डीएनए का प्रतिकृतिकरण हुआ और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण हुआ। ये काम कहां होता है, यानी इंटरफेज की द्वितीय उपावस्था, जिसको हम एस अवस्था या इसी को हम कहते हैं संश्लेषणात्मक अवस्था। तो इसका जो टाइमिंग होता है वो 30 से 40% होता है। ये पूरे कोशिका चक्र का 30 से 40% समय लेती है। तीसरी जो अवस्था आती है जिसको हम कहते हैं तीसरी उप अवस्था, जो इंटरफेज की अंतिम उप अवस्था कहलाती है, वो कहलाती है G2। यानी इसको कहते हैं, इसको हम G2 यानी अंतिम अवस्था के नाम से हम जानते हैं, या अंतिम उप अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या चीजें होती हैं, तो यहां पर आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा। आरएनए बनेगा और प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए प्रोटीन किस चीज के लिए, कोशिका विभाजन के लिए उपयुक्त आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो कहां होता है, G2 फेज में, यानी जो अंतरावस्था की ये अंतिम अवस्था होती है उसमें
यही चीज होता है, यानी कि आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा। साथ में एक काम यहां पे और होता है, जो कोशिकांग होते हैं उनकी संख्या दो गुनी हो जाती है। जो कोशिकांग होते हैं उनकी संख्या यहां पे क्या हो जाती है, दो गुनी हो जाती है। तो इस प्रकार से कोशिका चक्र की जो अंतरावस्था होती है यानी इंटरफेज होती है, वो यहां पे समाप्त होती है। अब शुरुआत हो जाती है मल्टीप्लीकेशन फेज की। तो मल्टीप्लिकेशन जो फेज होती है, इसमें मुख्य रूप से यदि देखें, विभाजन की क्रियाएं होंगी। जब कोशिका पूरी तरह से तैयार हो गई, अडल्ट हो गई और जीव द्रव्य को संग्रह कर ली, तो वह विभाजन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब जीवन अवस्था में कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती रहती है, उस टाइम पर वह जब विभाजन के लिए ये निश्चित नहीं हो पाती, मतलब जीवन फेज में एक चीज और होता है कि ये डिसाइड होता है कि कोशिका विभाजन करेगी या नहीं करेगी। यदि वह विभाजन नहीं करेगी तो वह G0 में प्रवेश कर जाती है। कहां पे प्रवेश कर जाएगी, G0, यानी वह विभाजन नहीं करेगी, वो स्थिर हो जाएगी। और G0 से कोशिका लगातार उसी अवस्था में स्थिर रहते हुए, और यदि उसको ऐसा आवश्यक लगता है तो वह विभाजन की ओर प्रवेश कर जाती है। अर्थात यदि कोई कोशिका जीवन के बाद स्थिर हो जाती है तो वह G0 में प्रवेश कर जाती है, अर्थात उसका विभाजन, यानी कि उसका विभाजन नहीं होना है, इसलिए आगे की जो फेजेज हैं वो उसमें नहीं होती है। विभाजन की जो क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं में क्या मुख्य रूप से चीजें हैं, तो कोशिका जब विभाजन में प्रवेश करती है तो उसमें मुख्य रूप से दो बातें हैं। शेष चीजें जो हम कोशिका में जो दो विभाजन की क्रियाएं होंगी, विभाजन के जो प्रकार हैं उसमें हम लेंगे, लेकिन मोटी मोटी बातें, मुख्य बातें हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो विभाजन की क्रिया होगी, तो सबसे पहला जो विभाजन होता है वो केंद्रक का विभाजन होता है। किसका होगा, केंद्रक का विभाजन। ठीक है, ये केंद्रक का विभाजन पहले नंबर में, जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन। जो विभाजन की क्रिया चलेगी, तो इस विभाजन की क्रिया में सबसे पहला जो विभाजन होगा वो क्या होगा, केंद्रक विभाजन, जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब इस कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत चार प्रकार की प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। वो कौन कौन सी थी, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, राइटिंग हो सकता है आपको समझ में आए, लेकिन हमारी आवाज जो है तो आपको समझ में आती होगी कि चार केंद्रक विभाजन के समय पर कोशिका जो होती है जब विभाजन करती है, और केंद्रक विभाजन की जो प्रक्रिया होती है वह चार अवस्थाओं से गुजरता है। कोई भी केंद्रक विभाजन वो क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, यानी पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। ये चार अवस्थाएं काहे की होती है, केंद्रक विभाजन की। और अंतिम में जब केंद्रक विभाजित हो जाता है तो अंतिम अवस्था जो इसकी आ जाती है वो हो जाता है कोशिका द्रव्य विभाजन। क्या हो जाता है, कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, अब कोशिका द्रव्य जो विभाजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है। यहां से विभाजन की संपूर्ण, यानी कि साइटोकाइनेसिस के बाद कोई भी कोशिका जो होती है दो कोशिकाओं में विभाजित होती है अथवा चार कोशिकाओं में। यदि समसूत्री विभाजन होगा तो दो कोशिकाएं बनेंगी, और यदि अर्धसूत्री विभाजन होगा तो चार कोशिकाओं में बदल जाती है। तो एक कोशिका इस प्रकार से विभाजन करके दो या चार कोशिकाओं में बदल जाती है। तो ये तो बात हो गई कोशिका चक्र और कोशिका चक्र की विभिन्न अवस्थाओं की। अगले क्रम में हम कोशिका विभाजन के जो प्रकार हैं उन प्रकारों की बात करेंगे। मुझे लगता है कि ये आपको जो कोशिका चक्र है आज समझ में आया होगा। यदि समझ में एक बार में नहीं आता तो दोबारा आप फिर से इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझने में हेल्पफुल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से सपोर्ट और उत्साहवर्धन करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके हम प्रस्तुत फिर से होंगे।